आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा किरण पे लाइव पेज पे। और आज मैं हनीश्री एक बार फिर से आपके साथ आई हूँ और हम लोग आज के दिन एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने कल 12 मई को नर्स डे बनाया था, तो हमारा टॉपिक भी कुछ उसी से रिलेटेड है। ये है कि इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ नर्स ड्यूरिंग कोविड-19। इस कोविड-19 के पीरियड में हमारी नर्सेस की क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन है, आज हम इस इंटरव्यू के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्पित, ये बरेली से हैं और ये एक नर्स है, वैसे प्रोफेसर है, लेक्चरर है। और इन्होंने हमारा इनविटेशन आज हाँ कबूल किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अर्पित। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक ही बार में इन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और आपका स्वागत है अर्पित। आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को। और आप मुझे, मेरा पहला सवाल आप ही के बारे में रहेगा कि मुझे आप अपने बारे में बताइए। आप वैसे तो मैं जानती हूँ पर्सनली कि आप एक प्लेयर भी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, आपको म्यूजिक का भी शौक है। और आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू सो मच हनी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत कि आपने इस इनिशिएटिव में आपने इस लाइव हमको समझा, मेरे को समझा कि इसका पार्ट हम लोग हो सकें। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू विश यू ऑल, जो भी हमारे साथ में नर्सेज हैं। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने नर्सेज डे सेलिब्रेट किया है, तो बिलेटेड हैप्पी नर्सेज डे टू यू ऑल। एंड अगर मेरी पर्टिकुलरली अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं एक अभी एट प्रेजेंट जो हूँ वो एक मेडिकल कॉलेज में एक लेक्चरर हूँ, और नाउअडेज आई एम टीचिंग इन अ मेडिकल कॉलेज। And before, I had an experience or about like 3 years in clinical field, and I worked in Sharda Hospital that is in Greater Noida. And after that, I joined as a nursing tutor in Rohilkhand Medical College. मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा अर्पित कि आप हमें बताने में थोड़ा मदद करें कि व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट नर्सेज फील ड्यूरिंग द सर्विस। किस टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है नर्सेज को अपनी सर्विस के दौरान? अर्पित, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है श्री जी, कि कैसा इफेक्ट पड़ता है। हालांकि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं। उसमें से एक स्टाफ नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और कोवर्कर्स होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर अगर नर्सेज की अगर बात करें, तो काफी हैवी ड्यूटी होती है इन लोगों की, और काफी चीजों के साथ में नर्सेज को जो होता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जो सबसे पहला जो इफेक्ट है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे वो ये है स्ट्रेस। मैं स्ट्रेस के बारे में बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेस सबसे पहला इफेक्ट है जो हम नर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि अगर स्ट्रेस हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं कर पाती, और उन्हीं स्ट्रेस की वजह से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं मतलब हम अपनी ड्यूटीज में प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते। तो अगर इस इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो फिर एक नर्स जो होती है हॉस्पिटल में, चार चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा वर्कआउट करना होता है। एक है आपका वर्क एंगेजमेंट, देन बायलेटरल है उसके दो चीजें, दैट इज जॉब परफॉर्मेंस, एंड फर्स्ट उसके सेम साइडली आपका क्या है, इमोशनल लेबर। ठीक है। तो अगर हम लोग इमोशनल लेबर की अगर हम लोग बात करें, तो इमोशनल लेबर के अंदर दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका डीप एक्टिंग, एंड जो दूसरा है आपको है सरफेस एक्टिंग। ठीक है। तो जब हम लोग दूसरे देखते हैं जो जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक होता है आपका जॉब परफॉर्मेंस के अंडर सर्विस डिलीवरी, एंड सेकंड वन इज कस्टमर ओरिएंटेशन। तो पर्टिकुलरली अगर हम लोग इमोशनल लेबर की अगर हम लोग बात करें, तो फिर जो हमारे स्टाफ नर्सेज होते हैं, उनका क्या सीन होता है कि हम लोग के पेशेंट के साथ में डील करना होता है। कभी कभी क्या होता है,
मोस्टली टाइम में हम लोग को ये करना होता है कि हमें पेशेंट के इमोशन में अटैच भी होना पड़ता है मोस्टली। तो इमोशनल लेबर में अगर हम लोग देखें डीप एक्टिंग, मतलब डीप एक्टिंग में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट के साथ में डीपली इमोशनली हम लोग क्या होते हैं उन लोगों के साथ में एक्ट करते हैं, मतलब जैसा उनको फील हो रहा है हम लोग उनको ये दिखाते भी हैं कि हम लोग भी वही दर्द फील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ में डीपली इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम लोग दूसरा पार्ट देखें सरफेस एक्टिंग में क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है हमें पेशेंट के साथ में इमोशनली एक्ट नहीं होना होता है, इमोशनली अटैच नहीं होना होता है, बट इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं सुपरफिशियली हम लोग को पेशेंट के साथ में डील करना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट दूसरे बायोलॉजिकल की हम लोग बात करते हैं जिसमें है आपका जॉब परफॉर्मेंस, तो फर्स्ट है उसमें आपका सर्विस डिलीवरी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्ट्रेस अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा तो वर्कलोड की वजह से क्या होगा, नर्सिस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो सर्विस जो हम लोगों को देनी है वो प्रॉपर सर्विस हम लोग नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कस्टमर ओरिएंटेशन इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट। अगर वर्कलोड होगा, वर्कलोड होने के बाद में क्या होता है स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होने के बाद हम लोग सर्विस को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे पेशेंट को। जब हम लोग सर्विस को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे पेशेंट को, तो पेशेंट को हम लोग सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे अपनी सर्विस के द्वारा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये सारी की सारी चीजें जो एक चीज में इन्वॉल्व कर रही हैं वो है वर्क बर्नआउट। मतलब वर्क बर्नआउट का मतलब क्या होता है कि आपके ओवरऑल वर्क पे क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, यू विल गेट लाइक इरिटेटेड, यू विल फील लाइक इरिटेटेड, और ये एक वर्ड आपके पूरे प्रोफेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। तो ऑब्वियसली यस, स्ट्रेस की वजह से जो भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो एक नर्स के ऊपर पड़ता है वो उसका जो एक रोल स्ट्रेस निभाता है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ जी, अर्पित आपने सही बोला कि नर्सेस को सबसे ज्यादा वो फ्रंट फेस पे वैसे भी इस पैरेडेमिक में वर्क कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल तो सच में हमारी सोच से भी बाहर होगा कि कितना स्ट्रेस उन पे जॉब कर रहा होगा। मेरा अगला सवाल है कि नर्सेस अपने, जैसे कि आपको भी पता है, हम लोग भी देखते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, नर्सेस के जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इवन उनकी नाइट और डे शिफ्ट्स भी होती हैं। तो इससे रिगार्डिंग एज ए नर्स कैसे वो अपना पूरा सिस्टम या लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, शेड्यूल करती हैं, आप मुझे ये बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताइए। जो एक अभी वर्ड आपने बोला हनी जी, जो एक नाइट शिफ्ट का है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, और कुछ कुछ लोगों के साथ में हो जाता है बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो फिर अगर कोई भी स्टाफ अगर बैचलर है तो शायद उसके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि दे कैन मैनेज देयर टाइम एंड उसके बाद में अपने सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मैरिड लोग होते हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको फैमिली भी देखनी है और भी उनको अपने बच्चे देखने हैं, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन मैरिड लोगों के साथ में जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो उनको देखना होता है। तो और ये नाइट शिफ्ट उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट ऑल दो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे नॉलेज में, जब मैं क्लिनिकल में था तो मेरे साथ में भी ऐसे काफी लोग थे जो मैरिड थे बट फिर भी उनको नाइट शिफ्ट करना पड़ता था। दे मैनेज विद देयर चिल्ड्रन, दे मैनेज विद देयर वर्क्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो उनके साथ में उन लोग को मैनेज करना पड़ता है, मैं बोलूंगा कि शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कभी कभी कुछ कुछ ऐसे फैकल्टी ऐसे स्टाफ्स होते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोगों को सिर्फ जनरल ड्यूटी चाहिए, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि नाइट ड्यूटीज जो होती हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बट इट इज ऑल अबाउट प्रोफेशन। ये प्रोफेशन है और ये प्रोफेशन जो है वो केयर का है, ट्रीटमेंट का है, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग को प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हम सारे नर्सेज जो हैं फिर भी नाइट ड्यूटीज में जा करके अपने वर्कआउट को करते हैं, जो कि इट इज ऑल अबाउट 12 आवर्स। और अगर हम लोग देखें तो एक इंडिविजुअल का जो प्रॉपर वर्कआउट करने का जो इनफ कैपेबिलिटी होती है वो 12 घंटे की होती है, वो 12 घंटे तक बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारी बॉडी क्या होती है, थकान हम लोगों को लगने लगती है और फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के थ्रू होने लगती हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने मेंशन करी, जो बेसिकली 4 चीजें हैं वो उसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कोप अप विद देयर
पार्ट ऑफ जॉब। कुछ कुछ स्टाफ के साथ में क्या होता है, दे यूज टू कोप अप विद देयर प्रोफेशनल लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि वो उनकी एक ड्यूटीज होती है लेकिन वो कोप अप करते हैं दूसरी ड्यूटीज के साथ में भी, वो एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि उनको ताकि ज्यादा पैसा मिल सके, ज्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि उसके पीछे कुछ भी उनका रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग एक्स्ट्रा टाइम में ड्यूटीज करते हैं। और एक्स्ट्रा टाइम में ड्यूटीज करना उनके लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लीन ऑन योर फैमिली। तो लीन ऑन फैमिली, इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि लीन ऑन फैमिली मतलब आपको फैमिली से सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कुछ कुछ स्टाफ्स होते हैं जिनको अपनी फैमिली से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लाइक जो मैरिड लोग हैं उनके फैमिली में ही लोग बोलते हैं, उनके इलॉज बोलते हैं किसी किसी के कि आपको बच्चे भी देखने हैं, कैसे होगा मैनेज। तो दे यूज टू लाइक वरीड विद फॉर द थिंग्स कि कैसे होंगी चीज। और कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ कुछ स्टाफ्स ऐसे होते हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं। आप नाइट ड्यूटीज में जा रहे हैं, दे होल्ड देयर वर्क, दे होल्ड योर वर्क। तो उसमें क्या होता है, आप उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मतलब लीन ऑन योर फैमिली मतलब आपको एक फैमिली से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करना दैट इज नॉट अ इजी टास्क फॉर एनीवन। बट फिर भी नर्सिंग स्टाफ को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जब मैं भी नर्सिंग प्रोफेशन में एज अ स्टाफ नर्स था तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी हैं अपने लाइफ में, बट स्टिल हमारा जो फोकस होता है, हमें उन फोकस पे रहना चाहिए कि हमें पेशेंट की केयर करनी है और 12 घंटे हमें पेशेंट के ऊपर फोकस रहना है ताकि कोई भी वाइटल्स में प्रॉब्लम ना है, कोई भी और प्रॉब्लम पेशेंट जो हमारे पास में एडमिट है, जो हमारे अंडर है, जो हमारे हैंड ओवर्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक पॉइंट है दैट इज अलाउ योर सेल्फ मी टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें बाहर के फॉरेन के किसी हॉस्पिटल से या स्टाफ नर्सेस में, उन लोगों का क्या होता है कि आप अपना काम तो कर रहे हैं, ठीक है, आप ओवर टाइम भी कर रहे हैं, बट उसके बाद आपको रिलैक्स होने के लिए भी कुछ ना कुछ वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। आप 12 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं, आप 24 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी के लिए या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। वो उसी से रिलेटेड है आपका ये वाला पॉइंट, अलाउ योर सेल्फ मी टाइम। आपको अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें, वहां पे स्टाफ नर्सेज अगर वर्कलोड ज्यादा करते हैं तो उसके साथ में वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ कुछ वर्कआउट करते हैं। लाइक दे यूज टू गो फॉर एक्सरसाइजेज, दे यूज टू गो फॉर स्पास, ये दे यूज टू गो फॉर पार्लर्स। तो उसमें क्या होता है, इन सब सब जगहों में जाकर के दे यूज टू गेट रिलैक्स। तो उन सब चीजों में क्या होता है कि जब एक बार उनकी बॉडी फिर से रिलैक्स हो जाती है तो क्या होता है, एक मेंटल स्टेटस भी क्या होता है, वो उनका मेंटेन रहता है और स्ट्रेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी वर्कआउट करेंगे, मैं इनिशिएट करूंगा नर्सिंग जो स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो भले ही वो ड्यूटीज करते हैं, हैवी ड्यूटी करते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करें। नेक्स्ट जो आपका जो एक लास्ट पॉइंट जो इसमें मैंने कंसिडर करा है दैट इज गेट अ सेकंड ओपिनियन। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा क्या होता है गेट अ सेकंड ओपिनियन। मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने खुद अलाउ करा है कि आप एक ड्यूटी कर चुके हैं, नाइट ड्यूटी कर चुके हैं और आपको मॉर्निंग ड्यूटी भी करना है, तो उस कंडीशन में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नर्सिंग स्टाफ का एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल का जो नर्सिंग इंचार्जेस हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो जो भी स्टाफ ऑलरेडी एक ड्यूटी कर चुका है उसके साथ में नेक्स्ट ड्यूटी में, क्योंकि एक वो ड्यूटी कर चुका है, ऑब्वियसली उनकी बॉडी क्या होगा, बहुत ही थकान हो चुकी होगी, रिलैक्स नहीं हो पा रहे होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेडिकेशन एरर हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में एक अनदर स्टाफ को एज अ असिस्टेंट उनके साथ में रखना चाहिए कि, या फिर जो भी स्टाफ उनके साथ में नेक्स्ट ड्यूटी में आ रहे हैं उनको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब एक स्टाफ ऑलरेडी इतना वर्कआउट कर चुका है तो इस ड्यूटी में उनके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, तो जो हैवी वर्कआउट वाले काम हो वो दूसरे स्टाफ को ले लेने चाहिए, और जो लो वर्कआउट होते हैं जिनमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, वो उस स्टाफ को करना चाहिए जिनके ऊपर ऑलरेडी लोडेड है, जो ऑलरेडी एक ड्यूटी कर चुके हैं। उससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मेडिकेशन एरर जो होता है उससे हम लोग बच पाएंगे, कोई गलत मेडिकेशन पेशेंट को नहीं लग पाएगी, क्योंकि जब एक बार बॉडी थक गई है तो हो सकता है एक स्टाफ से कुछ गलती हो सकती है। उस गलती को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस
इस पॉइंट को इनिशिएट कर सकते हैं कि गिव अस सेकंड ओपिनियन, एक दूसरे स्टाफ के साथ में हम लोग असिस्ट करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पता ही है कि नर्स इज द फर्स्ट वन जो कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ डील कर रही हैं, और जब ये सारी सिचुएशन है कि सब जगह आप देख रहे हो ये महामारी फैलती जा रही है और नर्सेज आर द फर्स्ट स्टैंड वॉरियर, तो उसमें एक एज अ नर्स उनकी क्या फीलिंग्स आती होंगी या वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करती होंगी, क्योंकि हमारे साथ अभी इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं जो जुड़े हुए हैं जो अभी भी ड्यूटी कर रहे कोविड पेशेंट्स के साथ, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे और उनकी फीलिंग्स को आप हमारे सामने रखिए, एक्सप्रेस कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने से पहले मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। मैं सल्यूट करता हूँ अभी भी उन सारे नर्सेस के लिए और उन सारे डॉक्टर्स के लिए, उन सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, उन सारे वर्कर्स के लिए जो हॉस्पिटल में सफाई के टाइम काम करते हैं, सफाई करते हैं। उन सब लोगों के लिए मैं एक सल्यूट करना चाहूंगा। आई रियली प्राउड कि ये लोग हमारे इंडिया में एक ऐसा वर्कआउट का जिम्मा इन लोगों ने उठा रखा है। इन लोगों के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बाद में भी, इस पेंडेमिक में भी वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और जब जैसे कि आपने बताया कि अगर हॉस्पिटल की पर्टिकुलर यहाँ पे बात करी जाए तो डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर द first person who is standing in front of this virus and this in this pandemic। कोई भी ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्ट है या नहीं है वो हम लोग को नहीं पता होता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, हमें पेशेंट तो फिर भी देखना होता है। तो सबसे पहले जो होता है इसमें, अगर आप नर्सिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फिर यस, ये बहुत एक फियर ऑफ डेथ जैसा इसमें एक वर्ड आपने मेरे को बताया। ऑब्वियसली यस, क्योंकि जो हम नर्सेज हैं, हम नर्सेज भी वी आर नॉट लाइक अ रोबोट्स, और हम भी इंसान हैं जैसे बाकी सब लोग इंसान हैं। बस ये है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है आज उन चीजों के बिहाफ पर, उन डिग्रीज के बिहाफ पर आज हम लोग आज हम लोगों को देश जो है वो यूज करना चाहते हैं। और ये कोई सुपर हीरो से बढ़कर नहीं है। हम सारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे हम लोग हों, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, या फिर सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम लोग इस ड्यूरेशन, इस पेंडेमिक के ड्यूरिंग हम लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब हमारे पास में ऐसा कोई पेशेंट आता है तो एक डर जरूर होता है हम लोगों के पास में, और लेकिन उन सब डर को हम लोगों को साइड में रखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को चीजों को देखना है, हम लोग को पेशेंट को देखना है, उस डर को साइड करते हुए हम लोग को पेशेंट को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोगों के लिए पेशेंट की प्रायोरिटी शायद हम लोगों से भी ज्यादा होती है। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरी माँ मेरे को सिखाया था कि जो आपका पेशेंट होता है वो आपकी हथेली पर होता है, पेशेंट की जान आपकी हथेली में होती है। तो आपका एक गलत डिसीजन, आपका एक गलत वर्कआउट आपके पेशेंट की जान ले सकता है। तो अगर हम इन सब चीजों के बारे में सोचते रहेंगे कि डेथ हो जाएगी या हमें कोरोना हो जाएगा, तो हम लोग शायद अपने प्रोफेशन को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो एटलीस्ट हम लोग को करना चाहिए। बिकॉज एज यू सेड वी आर अ वॉरियर, और मेरे को नहीं लगता कि वॉरियर का मतलब पीछे हटना होता है। वॉरियर का मतलब हमेशा आगे चल करके लड़ना होता है। तो सारी चीजों को अगर हम लोग को जरा सा भी डर लगता है तो हम लोग पीपी यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा, मैं इनिशिएट भी करूंगा कि जो लोग अभी भी पीपीज का यूज नहीं कर रहे हैं, पीपीज का जरूर यूज करें। और अगर आप पीपीज यूज करते हैं तो फिर उससे मेरा यह मानना है कि आधा डर वैसे ही निकल जाता है। तो पीपीज आप यूज करें, और डरते तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे से और भी ज्यादा लोग मेरे को जो जानते हैं उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो कभी नहीं डरे। तो मैं उसी चीज से मैं भी ब्लेस्ड था कि जब वो कभी नहीं डरे तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। हमें सिर्फ अपना वर्कआउट करना है विद ऑल ऑफ द प्रिकॉशंस, विद वियरिंग ऑल ऑफ द पीपीज। आपने सही बोला कि चाहे कुछ भी हो हम लोगों को डरना नहीं है। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक टर्म यूज किया फियर ऑफ डेथ का, तो ये बहुत नॉर्मल है ड्यूरिंग पेंडेमिक में कि जब कोविड-19 के पेशेंट्स को आप लोग डील कर रहे हैं तो आपको खुद को भी, आपकी जान को भी खतरा होता है। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं इस थॉट से फाइट करने में? क्या आप मुझे इसमें मदद कर सकते हैं बताने में?
इस चीज से मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, थोड़ा स्पिरिचुअली। जब मैं कभी भी वर्कआउट करता था, और हालांकि इस पेंडेमिक में के टाइम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इससे पहले मेरे पास में बहुत सीरियस पेशेंट्स आते थे, लाइक बहुत ऐसे पेशेंट भी आते थे जो पॉजिटिव होते थे, तो उनसे हालांकि डर लगता था, लेकिन जब हम लोग, मैं जब अपने डिवोशन में, जब मैं ये नहीं बताया कि मैं एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, और जब मैं अपने डिवोशन करता हूँ तो फिर कभी कभी क्या होता है कि वही वर्सेस जो होते हैं मेरे काम के ड्यूरिंग मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, और मोस्टली ऐसा होता था। तो एक वर्स है जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, वो वर्स है कि प्रभु पर भरोसा करने वाले को प्रभु की करुणा घेरे रहती है। दैट मीन्स प्रभु के ऊपर, यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों के ऊपर परमेश्वर की करुणा घेरे रहती है। उसका मतलब यह है कि हम लोगों को स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और हमें से जितने भी स्टाफ नर्सेस हैं वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रांग करने वाली एक सुपर नेचुरल पावर है, और जिसमें हम लोग बहुत स्ट्रांग फील कर सकते हैं। और जब हम उनके साथ में रहेंगे, जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे, तो हमें डेथ का फियर कभी भी नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहा है, एंड ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ में और हनी जी आपके साथ में शेयर करना चाहा। अर्पित, मतलब आपके कहने का ये है कि स्पिरिचुअली हम अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं हम लोग, जी कि चाहे कुछ भी हो हम लोगों को सेवा करना है, और सेवा करने के लिए ये इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मैं आपसे बिल्कुल। अगला सवाल इसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ, जिसमें कि आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारी फैसिलिटीज की कमी है, चाहे तो वो पीपीई हो या मास्क हो, 91 N91 मास्क हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, या फिर बहुत सारी चीजें, डॉक्टर्स, इवन नर्सेस की भी शॉर्टेज हो रही है। तो आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन में आपका क्या व्यू है कहने का, कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए एज अ नर्स? अगर किसी के पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है तो आपका क्या व्यू है, उसे कैसे आप मोटिवेट करेंगे? हनी जी, अगर आपने पीपीजी की बात करी है, तो पीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप मेडिकल में देख लीजिए, या फिर आप दूसरी फील्ड में भी अगर हम लोग देखें, तो फिर अगर किचन में भी अगर हम लोग कोई काम होता है तो वी यूज टू वियर एप्रन, कि हम लोग को कोई हार्म ना हो। ऐसे ही हॉस्पिटल में हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को पीपी का यूज करना होता है, क्योंकि जब वायरस के अगेंस्ट अगर हम लोग इस पेंडेमिक में लड़ रहे हैं, तो उसके ड्यूरिंग हम लोगों को पीपीज का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास में पीपीज होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आधा डर आपका वैसे भी चला जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास पीपी नहीं होंगे, हम किसी भी पेशेंट को हाथ लगाने में डरेंगे, हमें डर लगेगा कि किसी भी पेशेंट को हमें कैसे डील करना है। तो पीपीज का होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे पास में कोई सीरियस पेशेंट है और हमारे पास में पीपीज नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, जब हमें पीपीज प्रोवाइड हो जाए तब हम लोग अपना वर्कआउट करें। लेकिन अगर हमें लगता है कि अगर पीपीज के बिना हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं और पेशेंट सीरियस हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए पेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पीपी के ऑल्टरनेटिव में कोई दूसरे टाइप का ऐसा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं जो एज अ पीपी के वे में हम लोगों की हेल्प कर सके। कि आपको पता ही है कि जैसे कि नर्सेज आजकल 20-24 आवर्स ज्यादा, इससे भी ज्यादा हॉस्पिटल्स में सर्विस कर रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है हॉस्पिटल में, और अपने फैमिली से भी नहीं मिल पा रही हैं, कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाना एक नर्स के लिए कैसे वो ये सब करती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी हनी जी। और मैं देख रहा हूँ आजकल की बहुत सारे स्टाफ नर्सेज जो मेरे नोन हैं, मोस्टली उसमें से अपने घर पे नहीं है। और उसके पीछे दो कारण हैं, या तो वो अपनी सिटी में रह करके भी क्वारंटाइन करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो पॉजिटिव के पेशेंट के बीच में हैं और उस कंडीशन में वो अपने घर पे नहीं जा सकते। दूसरा कारण यह है कि उनमें से बहुत सारे स्टाफ्स ऐसे हैं जो अपने देश में ही नहीं है, सॉरी, अपने स्टेट में ही नहीं है, अपने होम टाउन में नहीं है। वो दूसरी जगह जाकर के वर्कआउट कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के, दूसरे स्टेट में जाकर के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में जब हम लोग बहुत लंबे टाइम से अपने फैमिली से नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली जैसे बाकी लोगों की फैमिली होती है, ऐसे ही हम स्टाफ नर्सेज की भी फैमिली होती है। और
जब बहुत लंबे टाइम से हम लोग अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली काफी बुरा लगता है, एंड वी यूज टू मिस देम, वी यूज टू मिस आवर एंटायर फैमिली। और वो एक बहुत जरूरी चीज भी है, क्योंकि हम सबके लिए तो केयर कर सकते हैं, सबके बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में, हम अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए जो प्रायोरिटी है वो हमारे पेशेंट है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे जॉब करना है। तो ये जो एक पॉइंट है कि हम लोग को कैसे कंट्रोल करना है, वो बहुत ही एक मैं बोलूंगा बहुत इमोशनल पार्ट हो जाएगा अगर मैं भी अपने बारे में बताऊंगा। तो मेरे को भी मैं भी बहुत मिस करता था अपनी फैमिली को। लेकिन अगर हम लोग ने अपना माइंड सेटअप ये बना रखा है कि हमें पेशेंट की केयर करनी है, हमें अपने नेशन के लिए एक अच्छा काम करना है, हमें अपने नेशन को एक अलग स्टैंडर्ड पे लेकर के जाना है, तो हमें कुछ चीजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं स्टाफ नर्सेज के फेवर में ये बोलना चाहूंगा कि अगर स्टाफ नर्सेज इन सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके पेशेंट के लिए केयर दे रही हैं, पेशेंट के लिए वर्कआउट कर रही हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ रही हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू आर गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को भी स्टाफ नर्सेज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे इनिशिएटिव देना बहुत जरूरी है। वरना बेसिकली क्या होता है, स्टाफ नर्सेज दे वांटिंग टू गो अब्रॉड एंड दे वांट टू अर्न देयर जस्ट बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो कि हम लोगों को इंडिया में नहीं मिलता है। तो इट इज बेटर, जबकि हमारे इंडिया में हर चीज बहुत अच्छे लेवल पे है, हमारे पास में अच्छे वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। ऐसे ही हमारे पास में देर आर many amount of good amount of and well qualified nurses also there। तो हमारे गवर्नमेंट को जरूर इनके लिए कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए कि अपने ही देश में रह करके क्यों ना हम अपने देश को ही अपनी चीजें प्रोवाइड कर पाए। ठीक है अर्पित, मेरा अगला सवाल कुछ आपसे ये है कि आपको पता ही है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स से भी नहीं मिलने दिया जाता है। इवन वो उन्हें देख भी नहीं सकते हैं। और ये सारी सिचुएशन आज के टाइम में लार्ज अमाउंट में हो रही है। मतलब कि हमारे अगर कंट्री की ही बात करें तो मोर देन 65,000 people are suffering from COVID-19 now, और डेथ रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसमें इस पूरी सिचुएशन में एक नर्स होती है या फिर डॉक्टर स्टाफ होता है जो उनको उस पेशेंट को लास्ट में डील कर रहा होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस पूरे प्रोसेस को वो कैसे डील करते हैं जब उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, डेथ से पहले क्या माहौल रहता है और डेथ के बाद क्या माहौल रहता है, और नर्सेज का क्या रोल रहता है उसमें। काफी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें नर्सेज का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम लोग पेंडेमिक की बात ना करें, कोविड की बात ना करें, तो उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं, तो इससे पहले जो हम लोग पेशेंट को डील कर रहे थे, और उन केस में अगर पेशेंट क्या होता है, एक्सपायर होने वाला होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या फिर डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट के घर वालों को बोलते हैं कि आप अब इनको घर पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही है जो आपकी मदद कर सकता है, दैट इज गॉड। और सब चीजें जो हैं खुदा के हाथ में सौंप दी जाती हैं। वो घर वाले भी लेकर के जाकर के क्या करते हैं, उस पेशेंट के लिए क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, उनकी जो लास्ट विश है उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। उस पेशेंट की अगर कोई विल है, वो करना चाहते हैं, तो वो घर वाले उसमें उनके वर्कआउट कराने में हेल्प करते हैं। या फिर और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेशेंट का जो करने का मन करता है उस समय जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो करने के लिए उनको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो उनका लास्ट टाइम चल रहा होता है। अगर हम लोग कोविड के इस पेंडेमिक टाइम में अगर हम लोग देखें, तो नर्सिस को मैं इनिशिएट करना चाहूंगा कि वो कुछ काम कर सकते हैं, कुछ एक्ट कर सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, आप उन पेशेंट को जो एक्सपायर आपको पता है कि होने वाले हैं, तो उसका वीडियो बना सकते हैं। वो वीडियो बना करके, क्योंकि लास्ट टाइम का वीडियो है, और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम का वीडियो किसी भी एक लिविंग के लिए, एक ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी फैमिलीज के लिए। तो आप वो वीडियोस बना करके उनकी फैमिली को सबमिट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं कि लास्ट में जो उनका कुछ हो सकता है, कुछ वर्ड हो, उनकी फैमिली वहां पे ना हो, वो कुछ बोलना चाहते हो, तो आप उनको रिकॉर्ड कर लें। उस रिकॉर्ड करने के फॉर्म में आप उनका ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उनका वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसीजर को करने के लिए मैं ये भी बोलूंगा कि बी वेरी केयरफुल यूजिंग योर डिवाइसेस,
क्योंकि आप एक ऐसे पॉजिटिव जोन में होंगे जहाँ पे आप डिवाइस को यूज करेंगे तो वो भी हार्म हो सकता है। तो आप थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करें, क्योंकि इंसानियत के नाते अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं जरूर ये बोलूंगा कि यू आर अ गुड स्टाफ नर्स और वी आर अ गुड स्टाफ नर्स। अगर हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं दूसरों के बारे में कि इस एंड टाइम में अगर हम लोग किसी के लिए इतना भी कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा काम है। साथ में जब हमें पता है कि पेशेंट एक्सपायर होने वाला है तो हम लोग को पेशेंट को कुछ सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज वहां पे नहीं है। और जब पेशेंट अपनी फैमिली के साथ में होता है तो वो अपने मदर के साथ में होता है या अपने फादर के साथ में होता है या अपने और रिलेटिव्स के साथ में होता है, चाचा के साथ में होता है, ताऊ के साथ में होता है, कोई भी रिलेटिव आप रैंडम ले सकते हैं। लेकिन इस पेंडेमिक में तो कोई रिलेटिव आपके सामने आ ही नहीं सकता है। हम लोग अलाउ नहीं कर रहे किसी भी पेशेंट को या उनके अटेंडेंट को कि अपने पेशेंट के पास में रहे। इस केस में अगर पेशेंट एक्सपायर होने वाला है तो आपको वो रोल निभाना बहुत जरूरी है। आप उस पेशेंट के साथ में एटलीस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं एंड एट लास्ट स्पिरिचुअल सपोर्ट दे सकते हैं। और इन सब चीजों को समझने के लिए आपके पास में एक अलग लेवल ऑफ मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, एक अलग लेवल की आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। और इन सबको मैं इमेज करता हूँ आपके स्किल्स के साथ में, कि आपकी स्किल्स के साथ में इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस तरह से भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो मेरे लिए वो स्टाफ के लिए सैल्यूट है। और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरे को पता चलेगा कि हमारे स्टाफ, हमारे देश के स्टाफ ऐसा भी करते हैं। क्योंकि बाहर के अगर हम लोग देखा जाए कि बाहर के हॉस्पिटल्स में कैसा वर्कआउट होता है, तो फिर मैं जानता हूँ जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अगर उनकी फैमिलीज नहीं आ पाती हैं तो वहां का स्टाफ, वहां के डॉक्टर इतना सपोर्ट करते हैं कि एटलीस्ट उनके फ्यूनरल तक में उनकी हेल्प करते हैं। एक सपोर्ट जो उनको देना चाहिए वो अपने साइड से करते हैं। तो उस लेवल को मेंटेन करना हमारा काम है। अगर हम लोग उस लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी और से कि कोई और आएगा और उस लेवल को मेंटेन करेगा। आपने सही कहा, ये एक नर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि लास्ट टाइम में किसी की जो मर रहा है उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना, वो भी उस समय जब चारों तरफ महामारी है, और उसके परिवार से उसकी आवाज सुनाना आखिरी बार, या फिर उसकी कोई वीडियो बना के करना, या उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करना, ये सिर्फ एक नर्स या नर्सिंग स्टाफ या फिर डॉक्टर्स कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारी गवर्नमेंट क्या आपको कोई काउंसलिंग सेशंस या फिर कोई ट्रेनिंग ऐसी प्रोवाइड करती है जो आपकी मदद करता है या आपको दी जाती है जो आपकी मदद करता है कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करने में, या आपको मेंटली तैयार किया जाता है इन सारी चीजों के लिए? कोई सरकार की तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है या फिर कोई मैनेजमेंट आपकी कोई मदद कर पाता है इस चीज में? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना है कि स्टाफ नर्सेस के लिए कोई ऐसा काउंसलिंग सेशन या फिर ऐसा कोई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऐसा कोई मेंटेन हुआ है, ऐसा कोई फॉर्म हुआ है जिसमें आप नर्सिंग को या फिर डॉक्टर्स की या फिर पुलिस की आप काउंसलिंग कर सकें वहाँ पे। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे मायनों में। और अगर हम लोग अगर नर्सेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पर्टिकुलरली मैं नर्सेस के लिए बोलना चाहूँगा, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर ऐसा होता है तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जरूरी क्यों है। अभी थोड़ी देर पहले हनी जी आपने एक चीज को यूज किया था, वो वर्ड था फियर ऑफ डेथ। तो ये जो फियर ऑफ डेथ है ये कब आता है? जब हम लोग लो फील करते हैं। और हम लोग लो फील कब करते हैं? हम लोग नर्सिंग में ही पढ़ते हैं कि जो हमारी हेल्थ की जो एक डेफिनेशन है उसमें क्या है, आपको फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली, मेंटली, ये 4 चीजों से हम लोगों को फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम लोग इनमें से किसी एक चीज में भी अगर लैक करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को एक डर का एक आभास होता है, एक फियर होता है हम लोग को कहीं ना कहीं। तो हम लोगों को वो चीजें, अगर हम लोग वेल मेंटेन्ड हैं, अगर इन सब चीजों पे अगर हम लोग बहुत खरे उतर रहे हैं, सब चीजें मेंटेन कर रखी हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग को जरूरत पड़ती है। अगर आज मेरे पास में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डॉक्टर है तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, डेफिनेटली पड़ती है। जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर अगर अपने प्रोफेशन में है या नर्सिंग अपने प्रोफेशनल में तो हम लोग दूसरों को काउंसिल कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है।
और मैं जिस चीज से इनिशिएट होता हूँ, मैं कभी कभी कुछ काउंसलर्स हैं जिनसे जाकर के आई यूज्ड टू शेयर थिंग्स, मैं कुछ चीजों को शेयर करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि हमारे पास में अभी तक ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जहाँ पे हम जाकर के अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी उन सारी चीजों को जो हमारे इन सारे एस्पेक्ट्स को हिट कर रही हैं, चाहे वो फिजिकल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, सोशल हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल हो गया, तो वो चीजें सारी इफेक्ट करेंगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉज हो सकती हैं, लाइक सोशल विड्रॉल। जो स्टाफ नर्सेस होंगे 12-12 घंटे, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और वो कंटिन्यूअस अपने पैटर्न में ऐसा कर रहे हैं, तो उससे एक जो इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट स्टाफ नर्स बिकम लाइक सोशली विड्रॉल। कोई सोशली कोई वार्तालाप नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, और आइसोलेशन। क्या होगा, धीरे धीरे वो आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेट होने के बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, पेशेंट गेट इन डिप्रेशन, गेट इरिटेटेड, मूड स्विंग। तो दीज आर दी थिंग्स। मूड स्विंग जो है वो एक बहुत बड़ा है, मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसमें अगर वो होता है तो हम लोग शायद सामने वाले को नहीं समझते, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता हम किस मूड में हैं, और हम लोग अपने मूड के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करते हैं। अगर चाहे वो प्यार से भी बोलेगा, हम लोग क्या करेंगे, सोशली अपने रिलेशंस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग के सोशल जो रिलेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया, अगर हम लोग 24-24, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, क्या है, स्लीपिंग पैटर्न जो है वो आपका डिस्टर्ब हो गया, फिर आप नॉर्मल उस पैटर्न में आने में, शायद ढलने में आपको टाइम लग सकता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को भी मेंटेन करें। और भी प्रॉब्लम है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर है कि आपका कोई ईटिंग का आपका फूडिंग का टाइम नहीं है, जब आपका मन कर रहा है आप खा रहे हो। तो आगे जाके क्या कॉज हो रहा है, जब आपका मन कर रहे हो कुछ ना कुछ खा रहे हो। तो अगर आपका फूडिंग अगर टाइम पे नहीं है तो वो भी आपके फिजिक के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और फूडिंग से मेरे को याद आया, जब मैं अपने ड्यूटीज पे हुआ करता था तो मेरी माँ मेरे को कॉल करके जरूर पूछती थी, बेटा खाना खाया आपने, खाना खाए हो, ड्यूटी जाने से पहले आपने खाना खाया। तो मेरी माँ मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, उनको 36 ईयर का एक्सपीरियंस है, एंड शी इज स्टिल स्टाफ नर्स, एंड शी इज प्लेइंग अ रोल एज अ स्टाफ नर्स, एज अ ओटी इंचार्ज इन माय होम टाउन। तो वो जानती हैं इस सब चीज को, इसीलिए वो मेरे को बताती हैं। अगर मैं इस बात से भी इनिशिएट करना चाहूंगा दूसरे स्टाफ नर्सेस को, यदि अगर हमारी ड्यूटी में कोई स्टाफ नर्स आता है तो हम उसकी केयर के लिए एटलीस्ट ये जरूर पूछें, कुछ खाया आपने, आप कुछ खाकर के नहीं आए हैं तो शेयर करो। हम लोगों ने बचपन में सीखा है, शेयर करा है क्या, मम्मा ने सिखाया है शेयर करना है, तो हम लोग को शेयर जरूर करना है। अब चाहे वो खाने की शेयरिंग हो या बातों की शेयरिंग हो, हम लोग आपस में भी एक दूसरे को काउंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी चीजें लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और एंजाइटी होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो हमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, दूसरा स्टाफ नर्स जो है वो अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है। तो जो अच्छा काम कर रहा होगा वो किससे इफेक्ट हो रहा है, वो किससे डिस्करेज हो रहा है, जो स्टाफ अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा। दूसरा एंजाइटी होगी, और लाइक डिल्यूजन होगा, इल्यूजन होगा। डिल्यूजन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, डिल्यूजन मतलब आप दूसरे के ऊपर फेथ नहीं कर पाएंगे, बिलीफ नहीं होगा आपका, कि आप कुछ उससे बोलेंगे फिर आपको शक होगा कि वो काम करेगा कि भी नहीं करेगा। आप कुछ भी उससे बोलेंगे कि वो उठाएगा कि नहीं, एक शक की नजर से आप देखने लगेंगे। इल्यूजन होगा मतलब आपको जो कि एक हेलुसिनेशन का पार्ट है, आपको बार बार लगेगा, ड्यूटी पे आप नहीं भी होंगे तो आपको क्या लगेगा कि आपको पेशेंट बुला रहा है, आपको लग रहा है कि पेशेंट का डॉक्टर का कॉल आ रहा है, डॉक्टर मेरे को बुला रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट, these are the bad effects which comes after this outcome। अगर हम लोग को काउंसिल अगर हम लोग को मिले, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ नर्सिंग स्टाफ को ये काउंसलिंग मिलने की जरूरत है, ये काउंसलिंग हम सब लोगों को मिलने की जरूरत है। हम लोग के अपने अपने सेक्टर में काउंसलिंग सेशन होना चाहिए पर्टिकुलर, कि कोई भी सेक्टर या कोई भी फील्ड का कोई भी एम्प्लॉय उस काउंसलिंग डिपार्टमेंट को या फिर उस पोर्टल को कांटेक्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट हम लोग क्या होगा, हम लोग रिलैक्स भी रहेंगे, हम लोग फिट भी रहेंगे, और हम लोग के ऊपर बर्डन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी और के साथ में शायद शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस काउंटर पे, उस डिपार्टमेंट में, उस पोर्टल पे जाकर के हम उन सारी चीजों को शेयर कर पाएंगे। ये काफी अच्छा पॉइंट है आपका हनी जी, कि आपने इस पॉइंट से इंट्रोड्यूस कराया। शायद हमारी गवर्नमेंट इसको सुनने के बाद में एटलीस्ट एक पोर्टल जरूर एक ऐसा बन जाएगा जिसमें हम लोग अपने आप को या फिर और कुछ पेशेंट्स को हम लोग काउंसिल कर पाएंगे, या जो लोग दूसरे को काउंसिल करते हैं वो खुद की भी काउंसिल करवा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस पॉइंट को भी इसमें इन्वॉल्व करा है। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सच में अगर नर्स खुद पहले अपनी मेंटली स्टेट में स्टेबल नहीं रह पाएगी, तो वो क्या पेशेंट को फिर कैसे वो पेशेंट को डील करेगी, कैसे वो पेशेंट को बता पाएगी कि आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि नर्सेज़ आर द दोस्त जो पेशेंट्स के बार-बार उनसे पूछती है, आप कैसा फ़ील कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और ये छोटी-छोटी चीज़ें कभी मज़ाक करती है, कभी डाँट भी देती है अगर कोई दवाई नहीं खाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक फैमिली जैसा माहौल नर्स हॉस्पिटल में बना के रखती है। और Yes. पेशेंट्स मोस्टली हम लोगों ने भी आमतौर पे देखा है कि पेशेंट्स भी अपनी नर्सेस से काफी कनेक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग जब वो एडमिट होते हैं, और वो याद रखते हैं, और जब भी मोस्टली जाते हैं डिस्चार्ज होते हैं तो वो नर्स को जरूर बाय या फिर गॉड ब्लेस यू या थैंक Regards, यू yeah. जरूर बोल के जाते हैं, क्योंकि उनसे एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि उन्होंने सेवा जैसे की होती है। कोई बच्चा भी अपने माँ बाप की या फिर किसी की भी जो बीमार हो वैसी सेवा नहीं कर सकता जैसे कि नर्सेस करती हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी इस पेंडेमिक के ही दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों बहुत जगहों से हम लोग को ये सुनने को मिला अपने टीवी के न्यूज़ पे और अपने मोबाइल्स पे कि जहाँ पे भी हेल्थ वर्कर जा रहे हैं, जहाँ पे भी पुलिस जा रही है, वहाँ के लोग उन लोग के साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पेशेंट हॉस्पिटल में है वो स्टाफ नर्सेज के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं और एक गलत बिहेव उन लोगों का है टुवर्ड्स देयर हेल्थ वर्कर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये एक मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात बोलूंगा कि ये सब चीजें हमारे सिखाने से नहीं आती है, ये आपको बचपन से जैसे आपको सिखाया जाता है ये चीज तब वहां से डिपेंड होती है। मेरे को आज जो जैसा घर से सिखाया गया होगा मैं अपने हॉस्पिटल में अपने प्रोफेशन में जाकर के शायद वैसा डील करूंगा, उस तरीके से डील करूंगा। आपने सही कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर से ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दें कि जब वो इस दुनिया में जाएं तो वो बिहेव करना, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, यस, ये चीज सीखने वाले हो सके। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों को सोशली एटमॉस्फेयर में होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि बचपन में किसी ना किसी चीजों के वजह से वो उस चीज को नहीं सीख पाए। आपने मुझसे, जब यस, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो आपने एक चीज मुझसे शेयर की थी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने बताया था कि फॉरेन में अगर कोई नर्सेज वगैरह 12 आवर्स काम करते हैं तो वो अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं। आपने बोला था कि वो अपनी टेक केयर कैसे करते हैं, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ बांटिए। जी। जो नर्सिंग केयर है हनी जी, वो अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया से और बाहर के चीज़ों से या बाहर के किसी देश की अगर केयर से हम लोग बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों के पास में शायद कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की और नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग मोस्टली जो हमारे पैटर्न्स हैं हम लोग अब्रॉड के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर सीपीआर के पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो सीपीआर का पैटर्न हम लोग को एएचए दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से मिला है। और पूरी कंट्री, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारी पूरी कंट्री उस पर्टिकुलर अगर सीपीआर को अगर दे रही है तो वो जो हम लोग को एएचए से अगर मिला है तो हम लोग उस पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। सेम अगर हम लोग इन सब चीजों को पैटर्न कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारे स्टाफ नर्सेज जो हैं वो भी उनसे कुछ जो उनके लिविंग स्टाइल है उनसे सीख सकते हैं या फिर उनको देख सकते हैं कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। जैसे कि मैंने देखा है और मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स भी हैं जो वहाँ पे स्टाफ नर्सेज हैं और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं जब उनको लगता है कि बहुत हैवी ड्यूटी हो गई है और बहुत ही ज्यादा हैवी आवर्स में ड्यूटी कर ली है या एक्स्ट्रा टाइम में ड्यूटी कर ली है, तो उसमें क्या होता है, एक तो उन लोगों को डिपार्टमेंट के साइड से ऑफ मिलता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में अगर उनको ऑफ नहीं भी मिल रहा तो उस कंडीशन में क्या होता है, दे यूज टू गो फॉर एक्सरसाइजेज, स्पा एंड पार्लर। तो वो वहां पर जाकर के क्या है, अपना अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं ताकि दूसरी शिफ्ट में जाने के लिए वो रेडी हो जाए और उनकी बॉडी जो है वो हैवी ना हो, उनकी बॉडी रिलैक्स रहे, ताकि क्योंकि बॉडी का रिलैक्स होना हमारे वर्कआउट के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम लोग रिलैक्स हैं, अगर वी फील लाइक फिट, तो हम लोग अपने
वर्कआउट में 100% दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है हम लोग अपने 100% से कुछ कम वर्कआउट कर पाए, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में अलाउ नहीं है। हम लोग को अपना 100% ही देना है। जी अर्पित, आपने एकदम सही बोला कि हम लोग जो नर्सेज हैं हमारी अपने आप को कम डाउन कर सकती हैं, अपने आप को सेल्फ केयर कर सकती हैं। वो चाहे तो अपने आप को स्पा में जाएं, पार्लर जाएं, पार्क में जाएं, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करें। ये सारे वो तरीके हो सकते हैं जिसमें वो अपने आप को मेंटली स्टेबल कर सकते हैं। आपने ये वर्ड्स भी यूज किए थे, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये वर्ड्स आप बोलें। और बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने पेज पे, इस पेज को लाइक कर सकते हैं। और जाते जाते अर्पित, मैं आपसे एक आखिरी स्टेटमेंट लेना चाहूंगी अबाउट योर प्रोफेशन, और बाद में आप आशा किरण के लिए कुछ 2 शब्द बोलें। अपने लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, हालांकि इस टाइम जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक टाइम है जो हम लोगों को अपनी गवर्नमेंट के साइड से, भले ही मोस्टली जो हैं उसमें शायद गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्कआउट इन द प्राइवेट सेक्टर, बट मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने साइड से कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश की नर्सेज जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आप लोग कोई भी वर्कआउट करने से पहले कुछ खा करके जरूर करें, खाली पेट बिल्कुल भी हॉस्पिटल में ना जाएं, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तब आप पेशेंट को फिट रख पाएंगे। दूसरा, आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। आप बहुत ज़रूरत है कि आपको स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम से शायद आप डील करने में, आपको जरूर सिचुएशन में हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डील कर पाएंगे। और जो भी स्टाफ नर्सेस हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हमें कहीं से भी कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, रिजल्ट इन द सेंस जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा, लेकिन हम लोग के एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें इस अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक अच्छा रिजल्ट मिले। अगर नहीं मिलता है, डोंट वरी अबाउट द थिंग, वट एवर यू आर डूइंग दैट इज द बेस्ट थिंग, एंड रिजल्ट देने वाला सिर्फ एक ऊपर है, जो एक सुपर नेचुरल पावर है, जो खुदा है, आपको रिजल्ट वहां से मिलेगा। तो आपको किसी और से एक्सपेक्ट करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अच्छा वर्कआउट, क्योंकि धर्म, एक वो कहावत है हनी जी, जो एक है, जो धर्म है वही कर्म है कि नहीं? तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो धर्म है वो वही है, तो हमें बहुत अच्छे से हमें अपना काम करना है। उस धर्म का फल हम लोगों को अगर इस धरती पे नहीं मिलेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमको वहां जरूर मिलेगा। और अगर जो स्टाफ अपनी फैमिली से दूर हैं और अपनी फैमिली के पास में नहीं जा पा रहे हैं, तो जब इसको सुन रहे हैं तो फिर एक छोटा सा वीडियो जरूर रिकॉर्ड करिएगा और अपनी फैमिली को भेज दीजिएगा दैट, और उसमें लिख दीजिएगा, या फिर आप उसमें बोल दीजिएगा कि यू मिस देम अलॉट, यू मिस योर फैमिली अलॉट। और वो देख करके शायद हम नहीं भी देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं। हालांकि मेरी खुद की भाभी बाहर हैं, दिल्ली में हैं, और मैं उनको भी बहुत मिस करता हूँ, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाभी आई रियली मिस यू, और आप अपना ध्यान रखें। और सारे जितने भी स्टाफ नर्सेस हैं उन सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। और फाइनली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है आशा किरण, और हनी जी के लिए, हनी श्री आपका नाम है, और आपने एक बहुत ही अच्छा एक वर्कआउट, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि आप लोगों को कॉल पे लेकर के या वीडियो कॉल पे लेकर के आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा ब्लेसेड चीज हो सकती है, ब्लेसेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, क्योंकि आपका एक मैसेज हो सकता है किसी और के लिए जीवन का वरदान हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई पेशेंट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी अपनी लाइफ में लैक आउट कर रहा होगा, लेकिन इसको देखने के बाद में शायद उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। तो हनी श्री जो आपका नाम है, मिस हनी श्री, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने के लिए ये इनिशिएट किया। थैंक यू सो मच हनी जी, एंड थैंक यू सो मच आशा किरण।
थैंक यू सो मच अर्पित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी धन्यवाद कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने पूरा का पूरा हमारा इंटरव्यू देखा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं कि आपको आंसर हो मिले, तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। और आशा किरण एक ऐसी मुहिम हमने छेड़ी है जिसमें कि हम लोगों ने इस कोविड-19 के टाइम में जितनी नर्सेज हैं, अगर वो किसी भी टाइप की काउंसलिंग सर्विस लेना चाहती हैं या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प चाहती हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनकी जितनी हो सके उनकी मदद करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, शेयर करना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से आप सभी को शुक्रिया अदा ये देखने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्या पता कि किसको इस चीज से फायदा मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।